पंजाबियों को गेड़िया मारने का बड़ा शौक है। जी हाँ, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लुधियाना, लुधियाना से अमृतसर, कोई यूपी जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, कोई मध्य प्रदेश जा रहा है। मगर 7 समुंदर पार, हाथ में स्टीयरिंग और मेरी कार। ये कहानी थोड़ी दिलचस्प है तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी गेड़ी की कहानी है जो इंडिया से लंदन तक का सफ़र तय करती है। ये सफ़र रोमांच का है, ये सफ़र कई सारे किस्से और कहानी का है। ये सफ़र है द टर्बन ट्रैवलर का, ये सफ़र है अमरजीत चावला का। चावला साहब, ये स्वैग, ये स्टाइल, और जैसा हमने कहा कि 7 समुंदर पार, हाथ में स्टीयरिंग और मेरी कार। बिल्कुल वाजिब आपने कहा। और ये मैं तो बोलता हूँ, मेरी गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। और वो कहते हैं ना कि मुझे याद आए अपने यार की, तो मैं कहता हूँ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, मुझे याद आए अपनी बीवी की। और मेरी एक नहीं 2 बीवियाँ हैं। आप हैरान होंगे भी 2 बीवियाँ कैसी हैं। एक बीवी मेरी घर पे और एक बीवी ये है जिसको आप शूट कर रहे हैं। तो इसको मैं इसलिए बोलता हूँ मेरी सेकंड वाइफ, क्योंकि इस पे मैंने 3.5 लाख का किलोमीटर का सफ़र तय करा है। तो जितना वक्त मैंने अपनी बीवी के साथ गुजारा है अपने शादी की 40-45 सालों में, तो उतना तो नहीं, लेकिन काफ़ी समय मैंने इस गाड़ी के साथ बिताया है। आपकी उम्र कितनी है? मैं 66 साल का हूँ। 66 साल का, क्या बोलूं, युवा, 66 साल बुजुर्ग, का नौजवान, 66 साल का बोलो नौजवान यार। बुजुर्ग नहीं बोलेंगे, क्योंकि 66 साल का एक व्यक्ति 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र आप खुद तय करते हैं। और मकसद क्या है? मकसद है 5 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करना। मकसद है 200 कंट्रीज़ को छूना, वहाँ जाना, वहाँ रहना, वो भी सब कुछ सड़क मार्ग से। ये सड़क मार्ग का रास्ता कैसे तय करते हैं? और जैसे हम शुरुआत करेंगे कि पहला जो सफ़र आपने किया लंदन तक का, वो भी आप 2 बार कर चुके हैं। तो ये सफ़र कैसे, दिल्ली से अगर लंदन जाना हो तो कैसे जाएं? दिल्ली से लंदन जाना बड़ा आसान है। लोगों के दिमाग में ये होता है कि, और खाली हिंदुस्तान में नहीं, बाहर के लोगों में भी, कि यार कैसे जाएंगे, वहाँ तो रास्ते में समुंदर आएगा और वहाँ से गाड़ी कैसे जाएगी, ये कह रहे सड़क का रास्ता है। तो दिल्ली से लंदन जाने का रास्ता जो है वो 2 जगह से होके जाता है, 3 जगह से वैसे जाता है। एक तो यहाँ से म्यांमार होके, म्यांमार बंद है, काफ़ी सालों से बंद है, 2017 से बंद है। तो इम्फाल होके म्यांमार जाते थे, तो बर्मा जिसको बोलते हैं, तो वो नहीं जा सकते आप। और था पाकिस्तान वाला, तो पाकिस्तान का रास्ता भी काफ़ी सालों से बंद है और अब तो बिल्कुल ही बंद है। और लेकिन मज़े की बात ही ये, जब तक ये अभी रिसेंटली जो हुआ है, कांड हुआ है, जो ऑपरेशन सिंदूर पुलवामा वाला, उससे पहले तक वो रास्ता खुला हुआ था इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए नहीं, जो भले इंडियन हो लेकिन फॉरेन पासपोर्ट हो, तो वो आ भी सकते थे और यहाँ से जा भी सकते थे। तो रास्ता खुला हुआ था, खाली इंडियंस के लिए मना था। इंडियन टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं जा सकते थे, और वीज़ा जा ही नहीं सकते थे बेसिकली अगर इंडियन पासपोर्ट है। तो वो भी बंद हो गया। तो आप सोचेंगे अब कौन सा रास्ता बचा भाई, कैसे जाएंगे? तो अब रास्ता जो है वो था यहाँ से नेपाल, और नेपाल से चाइना। तो सारा चाइना क्रॉस करके फिर आप पहुँचते हैं सेंट्रल एशिया, यानी कि कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उसके बाद आता है रशिया। तो रशिया आप जब आ जाते हैं, तो रशिया जो है वो यूरोप का बॉर्डर है एक तरीके से। तो रशिया का जो आखिरी जो शहर है उसको बोलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग से जो पहला बॉर्डर जो है यूरोप का, वो है एस्टोनिया। तो एस्टोनिया आप वहाँ से क्रॉस करें और उसकी कैपिटल आ जाती है वहाँ पर। और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। और उसके बाद वहाँ से एक शिप जाता है, फेरी है, उसमें आपकी गाड़ी चढ़ जाती है और 1.5 घंटे में आप पहुँच जाते हैं फिनलैंड। तो फिर फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड, ये सब इसी तरीके से कहीं शिप पे चले गए, कहीं बाय रोड है। तो आप जब शिप पे चढ़ते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि आप किसी शिप पे चढ़े हैं, क्योंकि वो रैंप ऐसे बना हुआ है, सड़क पूरी सड़क है, आप अपनी गाड़ी से वो चढ़ा के ले जाएं। अंदर वहाँ पर गाड़ियों के स्लॉट्स बने हुए हैं कि ये ट्रक वालों के लिए है, ये बस वालों के लिए, ये गाड़ियों के लिए, ये मोटरसाइकिल वालों के लिए। वहाँ आप खड़ी करें, लिफ्ट लगी हुई है, बटन दबाएं, ऊपर 15 मंजिल 20 मंजिल के वो शिप बने हुए हैं। वहाँ जब तक कॉफ़ी पीते हैं 1-1.5 घंटे में आप दूसरे कंट्री पहुँच जाते हैं। तो जो फ्रांस आप पहुँचते हैं, तो फ्रांस से लंदन जाने का रास्ता जो है ऐसा ही है। 2 रास्ते हैं, एक अंडरग्राउंड ट्रेन जाती है,
टनल बनी हुई है, जो इंग्लिश चैनल जिसको बोलते हैं, वहाँ उसमें टनल बनी हुई है। तो आप अपनी गाड़ी को प्लेटफॉर्म पे ले जाएं और वहाँ अंदर खड़ी कर लें, बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर गाड़ी आपकी चढ़ जाएगी, 1.5 घंटे में आप लंदन पहुँच गए। अगर वहाँ से नहीं जाना तो बाहर फेरी खड़ी हुई है, फेरी के ऊपर चढ़ा लें, ऊपर बैठ के कॉफ़ी पिए, 1.5 घंटे में लंदन आ गया। रुकने का नहीं है, मगर रुकना नहीं है। रुकने का मतलब ही नहीं है, आपको गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको गाड़ी से उतरने के कुछ करना ही नहीं है। आपने पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने पासपोर्ट देखा, स्टैम्प किया और आप सीधा थ्रू। नहीं, ये सवाल सबके मन में आता है जी। कि जैसा हमने कहा, अब ये 7 समुंदर पार जाना है तो लोग अक्सर यही सोचते हैं कि हवाई जहाज़ से जाना होगा, नहीं, बहुत सिंपल शिप है। से जाना होगा। जब रास्ता ज़मीन ख़त्म हो जाती है तब गाड़ी कहाँ से जाती है? तो गाड़ी जहाँ, देखिए वो दो चीज़ें हैं। एक तो होता है कि जब छोटा डिस्टेंस है, जैसे फ्रांस से आप लंदन जा रहे, इंग्लैंड जा रहे हो, ठीक है नहीं, तो फ्रांस का जो वो है, जो पोर्ट है, उसको बोलते हैं कैलिस। तो कैलिस से आप जा रहे हैं डोवर जो आता है वो यूके में आता है, वो 1.5 घंटे की सारी रन है, वो 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम। इसी तरीके से जब स्टोनिया में है, स्टोनिया से आपको फिनलैंड जाना है, हिलसिंकी, तो हिलसिंकी वहाँ से एक घंटा लगता है। आप शिप पे गाड़ी आपने चढ़ाई, जब तक आप ऊपर बैठ के कॉफ़ी ऑर्डर करते हो तो हिलसिंकी आ जाता है। आप जितना आसानी से बता रहे हैं चावला साहब, हम लोग 5,000 किलोमीटर भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कि जैसा हमने जिक्र किया कि हम दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से यूपी चले गए, दिल्ली से हिमाचल चले गए, मगर दिल्ली से लंदन जाना कहना आसान है, करना मुश्किल है। थोड़ा हमें विस्तार से बताइए, कितने दिन का सफ़र रहा, रास्ते में कहाँ रात गुजारी, भूख लगी तो क्या खाया, मन किया किसी से बात करने का तो किससे बात की? क्योंकि मुसाफिर आदमी सफ़र में अकेला होता है, राहगीर आते हैं जाते हैं, नज़ारा लेते लेते चलते जा रहे हैं। देखिए, जितना मुश्किल ये सोचने में लगता है उतना मुश्किल है नहीं। हाँ जी। और जब आप पहला बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ से फरीदाबाद जा रहे थे, टोल आया, क्रॉस हो गया, बस। एक बॉर्डर क्रॉस करने में आपको थोड़ी झिझक होती है, जिसको मैं बोलता हूँ फियर ऑफ अननोन। एक ऐसा डर जो आपने देखा नहीं है, और एक बॉर्डर आपने क्रॉस कर लिया, वहाँ कुछ नहीं करना है, आपको खाली अपना पासपोर्ट दिखाना है, अपने कागज़ दिखाने हैं गाड़ी के, और उनके कई फॉर्म्स होते हैं वो फिल करने हैं। उन्होंने आपकी गाड़ी चेक करनी है, कस्टम वालों ने देखना है कि आपको कोई उल्टा सीधा सामान तो नहीं है, और उनके डॉग्स होते हैं, डॉग स्क्वाड, वो आपका सूंघते हैं कि कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कंट्राबैंड चीज़ तो नहीं है। बस वो आपने स्टैंप लगाई और आप निकलिए, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं। और एक चीज़ समझेंगे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गाड़ी जाती है तो वहाँ भी उसको परमिट की आवश्यकता पड़ती है, मगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और गाड़ी का नंबर आपका DL नंबर है, हाँ, तो ये कैसे है? मतलब ये इसके लिए क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको छोड़ के बाकी कंट्रीज़ में आपको अपनी गाड़ी का नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ कंट्री हैं जहाँ पर हमारी ये गाड़ी, हमारी इंडिया की गाड़ी जो है, ये राइट हैंड ड्राइव है, इसका स्टीयरिंग राइट पे होता है। और कई कंट्रीज़ में ये राइट हैंड गाड़ियाँ जो हैं वो अलाउड नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि आप टूरिस्ट हैं तो जब आप टूरिस्ट की हैसियत से आते हैं और थोड़े समय के लिए आते हैं तो आपको अलाउ कर देते हैं जाना। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग, ठीक है ना, इसलिए मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ, कंसल्टेंट भी हूँ, तो प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है। राइडर के लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्लानिंग के बिना कोई काम नहीं होता है। क्योंकि आप एक ऐसे, अब जैसे आप यहाँ सपोज आप इंडिया में हो और मैं आपको बोलूँ कि आपको मणिपुर, इम्फाल और वो जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट करना है, तो आप एक बार सोचोगे यार कहाँ वो नागालैंड और कहाँ वो कोहिमा और किधर वो कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, पर फिर भी आप एक बार हौसला करके चले जाते हो। क्यों? आपको मालूम है कि हमारा अपना खुद का कंट्री है, अपना मुल्क है, तो डर नहीं होता, ठीक है ना। और जब हम दिल्ली से लंदन की बात करते हैं तो एक मन में आता है यार पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसे हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, लैंग्वेज का क्या होगा, खाने का क्या होगा, तो मन में और दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो इसमें मैं सब लोगों से कहता हूँ कि इसमें आपको रत्ती भर भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लानिंग ढंग से करें, और अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए हमसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे नक्शा होता है ना, तो नक्शे को हम बोलते हैं ना कि आप इसको रिलीजियसली फॉलो करो। अब आप आए हो वहाँ से और आपने यहाँ नोएडा का रास्ता डाला है, तो आपने वो इसके हिसाब से जाना है, अपने यहाँ पर पहुँच जाओगे। इसलिए वो भी पूरा एक नक्शा बनता है हर कंट्री का, हर शहर का, कि कहाँ आपको रुकना है, कहाँ आपने जाना है, कौन सी सड़क पकड़नी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर कंट्री में अपने अपने रिवाज भी हैं, कई जगह पे उनके रूल्स फॉलो करने हैं। अब एक बड़ी छोटी सी बात है, अमेरिका में अगर आप किसी की तरफ देखते हैं और स्माइल नहीं पास करते हैं तो उसको कंसीडर करा जाता है ये बड़ा रूड है, ठीक है ना।
अगर कोई लड़की आपको देख रही है और आपने स्माइल पास करा तो वो खुश हो जाएगी, तो आपको बोलेंगे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यार बहुत अच्छा दिन है। गुड मैनर्स के गुड मैनर्स की में देखा रहता है। लेकिन ये उल्टा है रशिया में। लड़का अगर रशिया में आप किसी लड़की की तरफ ऐसे देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं तो उठा के तो आपको थप्पड़ भी मार सकती है वो। ठीक है ना। तो अब कल्चर दो अलग अलग मुल्क हैं। आप कर वो दोनों सेम चीज, आपने स्माइल पास करनी है, लेकिन वहाँ उसको बुरा समझा जाता है, यहाँ इसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं ये जाने से पहले पता होने चाहिए। और आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इस स्वैग का क्या राज है, और ये जो सोच है आपकी कि सफ़र करना है, अलग अलग देशों में जाना है। आपने कहा कि मेरे जो ड्रीम है उसमें 200 कंट्रीज़ हैं। अभी कितनी कंट्रीज़ हो गई हैं? मैंने 87 कंट्रीज़ अभी तक करी हैं। 87 कंट्रीज़। और थोड़ा एग्जांपल। बड़ा पूरा एशिया मैंने पूरा करा हुआ है, पूरा यूरोप में 50 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, वो सारे मैंने करे हुए हैं। एशिया मैंने सारा करा हुआ है। ठीक है, और 47 कंट्रीज़ मैंने करे हैं इस गाड़ी से, और 40 कंट्रीज़ मैंने करे हैं वहाँ पर जाके वहाँ की गाड़ी रेंट करके। और 2018 से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। पूरा अमेरिका मैंने क्रॉस अमेरिका 2 दफ़ा करा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया मैंने करा हुआ है, मेलबर्न से लेकर ब्रिस्बेन तक सारा करा हुआ है। न्यूजीलैंड सारा करा हुआ है। तो इस तरह बहुत सारी कंट्री है, नाम लेने जाऊँगा तो शाम हो जाएगी। ठीक है, हैरान हूँ। और शायद जो हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे अमरजीत सिंह चावला को, जिन्हें टर्बन ट्रैवल के नाम से जाना जाता है। कहानी बहुत दिलचस्प है, और अक्सर मैं अपने दर्शकों को कहता हूँ कि आज की कहानी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, मगर आज की कहानी सचमुच बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब हम दिखाएंगे आपको कि अमरजीत जी खुद गाड़ी कैसे चलाते हैं। क्योंकि अब बोनेट पे हो गया बाहर, है ना। अब हम देखेंगे अंदर किस तरीके से स्टीयरिंग पर जब बैठते हैं तो क्या कुछ स्वैग रहता है आपका। बिल्कुल, आपने स्वैग के बारे में पूछा था, तो ये मेरा शौक़ है। मैं वैसे पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस छोड़ चुका का मतलब है कि मेरा बेटा देखता है। तो मुझे आज 2017 में मैंने छोड़ा था, 2018 में मैंने जर्नी शुरू करी थी अपनी, तब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और मेरा मानना यह है कि इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। ठीक है, जिस इंसान का चाहे वो 90 साल, मेरे पिताजी 92 साल के हैं और उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ उनका दिमाग बहुत शार्प है। तो अगर आप बूढ़े भी हैं और आपका दिमाग ठीक काम करता है तो आप कभी भी ज़िंदगी में बूढ़े नहीं होते। सेहत जो है, शरीर जो है, ये धीरे धीरे ढलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो मेरी ये जो है कि एक कहते हैं ना कि जब मैं मरूं तो जूते पहन के मरूं, ताकि और गाड़ी के ऊपर मरूं। तो ये भी एक वो है कि मुझे करने हैं 200 कंट्री पूरे करने हैं। 87 कर चुका हूँ, 113 बाकी हैं। और मैंने अब दोबारा शुरू करे हैं, क्योंकि मैंने अपनी बीवी को उनको साथ लेके, अभी मैं अब लंदन से होके आया हूँ। अच्छा। अभी हमने 30 कंट्री करी है लंदन के लिए। तो और मेरे मिसेज साथ में रहती है, दिक्कत नहीं होती? दोनों वाइफ साथ में रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। अंदर से बात करते हैं। तो बिल्कुल स्टोरी में बने रहिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। और जिस तरीके से चावला साहब गाड़ी चलाते हैं, और आपने सुना कि कितना विदेशों का उन्होंने सफ़र किया। आइए जानते हैं कि जब वो स्टीयरिंग व्हील पे बैठते हैं तो जैसे हम गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, तो आप क्या करते हैं? मुझे ना एक आप हैरान हो गए, मैं जिस वक्त अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठा होता हूँ ना, तो मुझे फील ये आती है कि मैं अपनी माँ की गोद में बैठा हूँ। मुझे आप गाड़ी मुझसे आप 1 दिन चलवा लें, 2 दिन इकट्ठी लगातार चलवा लें, मुझे कोई थकावट नहीं होती। और थोड़ा बैक पेन, बहुत कुछ है मेरे को, बहुत कुछ है मेरे को। इतना लंबे सफ़र में तो मेरे को हेल्थ की बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मेरे बैक में प्रॉब्लम है, मेरा यहाँ का शोल्डर टूटा हुआ है, मेरी ये अभी रिस्ट अभी टूटी हुई है, स्टंट मेरे को पड़ा हुआ है। भाई 3 लाख किलोमीटर सफ़र किया, तकलीफ तो होगी। वक्त ज़ाया नहीं करते, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर किस तरीके से माहौल है। गाड़ी तो आपने देखी कितनी खूबसूरत है। तमाम कंट्रीज़ के यहाँ पर जो स्टिकर्स हैं वो भी लगा दिए गए हैं, और अंदर से भी काफ़ी अच्छा माहौल है। क्योंकि जब आप लंबा सफ़र करते हैं तो कंफर्ट लेवल काफ़ी ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंफर्ट के लिए क्या करते हैं? कंफर्ट के लिए देखो, मैंने अपनी गाड़ी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा हुआ। ठीक है ना, कि जैसे कई लोग ऊपर कैंपिंग के लिए टेंट लगा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अंदर पीछे बिस्तर बना लेते हैं। हाँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस गाड़ी को ओरिजिनली रखा हुआ है। जैसे थक गए, नींद आ गई, अगर आप थक जाते हैं तो मैं तो गाड़ी को पुल करके साइड पे खड़ी कर लेता हूँ और सो जाता हूँ। ये गाड़ी की सीट मैंने पीछे कर ली,
मैं 2-2 दिन तक लगातार इस गाड़ी में सोया हूँ, इसी में ही? इसी गाड़ी में। चाइना में वहाँ पर फ्लड आया हुआ था और आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते थे, हाँ जी। तो बॉर्डर क्रॉस करके हम चाइना की साइड पे गए, वहाँ पूरा फ्लड के अंदर सड़कें पानी से भरी हुई थी। 2 दिन मैं इसी गाड़ी में सोया हूँ। तो ये तो जब आपका जुनून होता है ना, आप इसको मेरा जुनून बोल सकते हो, इसको मेरा पागलपन बोल सकते हो, इसको मेरी जिद बोल सकते हो, इसको मेरी ईगो बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। और इस तरह की जर्नी को करने के लिए एक ही चीज़ चाहिए सबसे पहले, और वो है पागलपन। तो अगर आप में पागलपन है मेरी तरीके का, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और मैंने एक और चीज़, नई चीज़ इन्वेंट करी है, चलते मैं आपको बताता हूँ रास्ते में, कि सफ़र एक्चुअली आप म्यूज़िक क्यों सुनते हो? म्यूज़िक इसलिए सुनते हो कि आपका सफ़र आराम से कट जाए। हम लंदन तो नहीं जा रहे ना? नहीं नहीं मुझे सामान लेना होगा घर से। नहीं, लंदन नहीं जा रहे हम, आपको यहीं अपना ये इलाका घुमा रहे हैं। तो जब भी आप गाड़ी चलाते हैं और आप जब ख़ास तौर से जब अपनी वाइफ के साथ होते हैं, तो मैं तो अब वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तो मेरी वाइफ के साथ जो मेरा रहा है वो ये है कि आप अपने घर में, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप मियाँ बीबी बहुत सारी बातें एक ही टाइम पे बैठ के और उसको करते हैं। ये कपल्स के लिए बड़ा अच्छा मशवरा होगा। हाँ, ये कपल्स के लिए बहुत अच्छा है, खास तौर से बीवियों के लिए जो अपने पतियों को शिकायत करती हैं कि आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। तो ये जब आप इस ऐसे टूर पर जाते हैं तो टाइम ही टाइम होता है। तो उसमें होता क्या है कि आपने घर में, हर घर में कोई ना कोई मसला है। बच्चों के मसले हैं, माता पिता के साथ मसले हैं, दोस्तों यारों के साथ मसले हैं, बिजनेस के मसले हैं, तमाम किस्म के मसले हैं। आप कोई भी एक टॉपिक शुरू कर लो कि भाई मुझे ये था और इसके बारे में आपने बात शुरू करी। तो जब आपने वो बात शुरू करी और वो बात आपको पता नहीं लगेगा कि उसमें 1 घंटा लग गया कि 10 घंटे लग गए, क्योंकि आपको अपने घर में उस बात को इतनी डिटेल में करने का टाइम कभी मिला ही नहीं, और इस वक्त आपके पास टाइम ही टाइम है। तो मेरे को म्यूज़िक से ज़्यादा वो आपस में डिस्कशन करने में वो ज़्यादा मज़ा आता है। अगर मेरी वाइफ साथ में है तो, अगर मेरी टीम साथ में है तो फिर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे शूट करना है, आगे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या प्लानिंग होगी। तो वो ज़्यादा मुझे उसमें ज़्यादा लुत्फ़ आता है मुझे। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जैसे आपने कहा कि ये मेरी दूसरी वाइफ है। पहली वाइफ को आप बगल वाली के नाम सीट पे रखते हैं, दूसरी वाइफ के आप साथ हैं, दोनों वाइफ को एक साथ डील करते हैं और बातें करते करते अलग अलग देशों तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, अलग अलग देशों तक पहुंच जाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूरोप के अंदर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो समय लगता है वो 2 घंटे से लेकर अब आप 8-10 घंटे तक आप किसी भी कंट्री को क्रॉस कर सकते हैं। जो छोटे कंट्रीज़ हैं आजू बाजू में वो 2-3 घंटे में क्रॉस हो जाते हैं, और जो बड़े कंट्रीज़ हैं उसमें आपको 7-8 घंटे लग जाते हैं, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुँच जाएँ। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब आप अलग अलग देशों में जाते हैं, जैसे आप लंदन गए, आप एशिया के कई कंट्रीज़ में होते हुए गुजरे, तो लोग जब आपको देखते हैं कि एक सिख बंदा एक अलग पोशाक में, एक अलग स्वैग में, बाहर की गाड़ी, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है बहुत ज़्यादा। एक पॉजिटिविटी के रूप में, नेगेटिविटी के रूप में? नेगेटिविटी के रूप में कभी नहीं बढ़ता है। मुझसे कई लोगों ने पूछा, खास तौर से हमारे जो अपने सिख भाई बहन हैं, उन्होंने ये पूछा कि भाई अब आप जाते हो तो आपकी पगड़ी करके कहीं आप लोगों को वो तो नहीं, मतलब क्रिटिसिज्म का सामना तो नहीं करना पड़ा, या आपको लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया हो। जैसे यूएसए में 9/11 के बाद बहुत बड़ा इशू था कि वो सरदारों को और मुसलमानों को एक जैसा समझते थे, और बहुत सारे लोग उन्होंने मार भी दिए ऐसे इसी चक्रों में, गलतफहमी के चक्रों में। मुझे एक जगह भी, इतने कंट्री में घूम के आया हूँ, आज तक कहीं पर भी अपनी पगड़ी की वजह से कभी परेशानी नहीं आई, बल्कि ये मेरा एडवांटेज रहा। ये शान है। 1 लाख बंदा भी अगर खड़ा हो ना, और उसमें मैं अगर खड़ा हूँ, मैं हूँ या कोई भी हो, पगड़ीधारी सरदार अगर कोई भी खड़ा हो तो दूर से पहचाना जाता है। अगर वहाँ पर हिंदू, मुसलमान और इस तरह के क्रिश्चियंस खड़े हों, आप उनको पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो देखने में उनका सूरत एक जैसी लगती है। जज नहीं कर सकते कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है और कौन क्रिश्चियन है, लेकिन सिख को आप दूर से पहचान सकते हो। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि एक तो मैं दूर से पहचाना जाता था, दूसरे मेरे ये रंग बिरंगे कपड़े, आप मेरी टी शर्ट देख रहे हो, मेरे पास 200 कंट्रीज की टी शर्ट है। टी शर्ट भी काफी आपकी इंटरेस्टिंग है। तो हर कंट्री की एक टी शर्ट है, टी शर्ट से मैच करती हुई टर्बन है। तो जिसको जहाँ हम दोनों मियाँ बीवी को जब भी जिस कंट्री में जाते हैं तो उसी कंट्री की टी शर्ट पहनते हैं, वो उनके अपने साइज़ की, मेरे अपने साइज़ की। तो इससे वहाँ उन लोगों को बड़ा असर पड़ता है, वो देखते हैं कि ये देखो हमारी कंट्री की ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मेरी गाड़ी के आगे यहाँ पर एक इंडिया का झंडा लगा होता है, और एक जिस कंट्री में जाता हूँ
उस कंट्री का झंडा लगा होता है। ओके। तो उससे भी एक बड़ा पॉजिटिव एक वो जाता है कि देखिए हमारे कंट्री की रिस्पेक्ट कर रहे भारत हैं, का तिरंगा। भारत का तिरंगा साथ में उनके देश का तिरंगा, तो देखिए, उसको लोग अलग ठीक है ना। अलग, मैं मतलब यही कह रहा था कि लोग अलग अलग तरीके से अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और आप अगर किसी दूसरे मुल्क की इज्जत करेंगे तो वो आपके मुल्क की आपसे ज़्यादा इज्जत करेगा, क्योंकि आप एक उसको एक पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे तो, और फिर दूसरा मेरी गाड़ी पे आपने देखा होगा, ये गाड़ी भी मेरी तरह शौकीन और रंग बिरंगी है। हाँ, वो थोड़ा इसके- गाड़ी वाले में बताइए। या इसके ऊपर कम से कम 2000 से ऊपर सिग्नेचर हैं, अब थोड़े बहुत निकल गए हैं। जी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार था, जी जी, उसके साइन थे इसके ऊपर। मसल मैन। हाँ, मुसलमान अपना जो है जो फिल्म एक्ट्रेस, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, सुष्मिता सेन, ओके। उसने साइन किए हुए हैं। सदगुरु जो हैं उनके साइन है इस गाड़ी के ऊपर। कितने कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स, कल्चरल वहाँ के जो अटैचीज़ हैं, इंडिया के जो एम्बेसडर्स हैं हमारे बाहर के कंट्रीज़ में, हम हर एम्बेसी में जाते हैं, जब भी जाते हैं बाहर तो वो लोग साइन करते हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन आदमी से लेकर एक सेलिब्रिटी तक के सबके साइन हैं। तो ये गाड़ी अपने आप में एक अनोखी चीज़ है, और मेरे लिए तो गाड़ी ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, ठीक है। तो इसको मैं बहुत कम निकालता हूँ, जब जाना होता है बाहर तो भी इसको निकालता हूँ। आप जो किसी कंट्री में जाते हो तो आप बोलते हो पंजाबी आ गए ओए? मैंने बोला नहीं है, पर दिलजीत को देखने के बाद अब मुझे भी लगता है कि मुझे पंजाबी आ गए होगे, मैं तो कहना हिंदुस्तानी आ गए होए, हिंदुस्तानी आगे ये होए। होना चाहिए। ये भी एक अलग ही बात कही हाँ, आपने। क्योंकि ये लाइन दिलजीत ऑलरेडी ले चुका है हाँ। कि पंजाबी आ गए होए, तो अब हम ये ज़रूर बोलेंगे कि हिंदुस्तानी आ गए होए। हाँ, हिंदुस्तानी आगे। अच्छा, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है? लैंग्वेज प्रॉब्लम भी इतनी नहीं होती, हाँ, क्योंकि अंग्रेज़ी है वो तकरीबन बहुत सारे मुल्कों में बोली जाती है। बोली जाती है। और अगर जहाँ आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है वहाँ पर आपके पास गूगल है, हाँ, गूगल में आप ट्रांसलेटर है, आप बोलें वो ट्रांसलेट करके उसको अगले आदमी को बता देगा। तो इतना लैंग्वेज का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, खाने का प्रॉब्लम आता है, मैं वेजिटेरियन हूँ, और वो खाने का प्रॉब्लम जो मुझे आया वो चाइना के अंदर ही आया ज़्यादा, और दूसरे कंट्रीज़ में कहीं नहीं आया, क्योंकि चाइना का वो इलाका जो हमने क्रॉस किया है वो सारा पहाड़ी इलाका था, और वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन भी मिलता था, और नॉन वेजिटेरियन में भी जो मीट होता था वो याक का मीट होता था, तो उसी याक का ही दूध पीते हैं और याक का ही मक्खन निकालते हैं और सब कुछ, तो वो थोड़ा सा स्टिंकी होता है। तो और 14 दिन मैंने गुजारे हैं। मेरा सवाल भी ये था कि खान पान कैसे होता था? खान पान में पहले जब ट्रिप में 2018 में हमने किया था तो थोड़ी तकलीफ आई थी चाइना में। उसके बाद हमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई कि फिर हम अपना खाना वगैरह जो था, जैसे हल्दीराम के पैकेट होते हैं या कुछ अपना कच्चा खाना साथ ले गए, तो चावल उबाल लिए, वो खाना गर्म कर लिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, और फिर रेस्टोरेंट्स भी हैं। यूरोप तो सारा आप हर तरह का खाना मिलता है यूरोप में, तो कोई मसला इतना है नहीं। अंत में आपसे ये पूछूंगा कि अभी जिस तरीके से आपके 87 कंट्रीज हो गए हैं, 200 का टारगेट है, जी। तो अभी नेक्स्ट कंट्री कौन सा जाना है? नेक्स्ट कंट्री जो है, मेरे को अब ये गाड़ी एक्चुअली मेरे घर में थोड़ी फैमिली में प्रॉब्लम थी हेल्थ की, मेरे मदर की और मेरी वाइफ की, तो मैं भी अगस्त में वापस आ गया। तो अब अभी मैं वापस आया हूँ दिसंबर में, तो अब अगस्त सितंबर में, अभी आने वाला अगस्त सितंबर में हमारा प्लान है कि गाड़ी को हम पहले यूएसए लेके जाएंगे, तो पूरा कनाडा, पूरा यूएसए और पूरा साउथ अमेरिका ये पूरा करेंगे। मैंने वैसे ये सारा पूरा करा हुआ है, पर अपनी मिसेस के साथ उनको मैंने वादा किया है कि आपको मैं जहाँ गया हूँ मैं दोबारा फिर शुरू से करेंगे और आपको सारी जगह घुमा के लेके आऊँगा। चलिए, अंत में उन तमाम लोगों के लिए एक क्या संदेश देंगे जो, जैसा आपने कहा कि मैं वैसे ही नहीं जीना चाहता, कि सुबह इस उम्र में सत्संग का टाइम हो गया है, फिर घर में बैठ के दवाइयाँ खा रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए क्या मैसेज, क्या संदेश? जो एक अच्छा मैसेज है। अगर मैं किसी से आपसे ये सवाल पूछूं कि खुशी के लिए या खुशी का आपके लिए आपके जीवन में क्या मतलब है, और मुझे इसका आंसर आप 1 मिनट में दें, तो शायद आपके पास इसका जवाब नहीं होगा, ठीक है ना। और ये इतना टफ सवाल है कि बहुत सारे लोगों के पास इसका जवाब होता ही नहीं है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि आपके लिए खुशी का क्या मतलब है, ठीक है। तो मैंने इसका जो निकाला है, मेरे लिए खुशी जो है वो फ्रीडम है। फ्रीडम, हर किस्म की फ्रीडम, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की फ्रीडम। मुझे जहाँ पर किसी को कोई जवाब नहीं देना है, मुझे किसी से पूछना नहीं है कि मैं ये करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे टाइम की फ्रीडम चाहिए, मुझे पैसे की फ्रीडम चाहिए,
मुझे अपने डिसीजन लेने की फ्रीडम चाहिए, और मेरे लिए मेरी फ्रीडम जो है वही मेरी खुशी है। और जब आप इस तरीके के कार्य करते हैं, जैसे इतने लंबे लंबे टूर्स की आप अगर बात करते हैं, तो इनमें सब चीज़ें वो होती हैं जो मैंने आपको भी गिनाई हैं। अब मैं सारी ज़िंदगी बिज़नेस में कर चुका हूँ, व्यापार करता रहा, सारे पैसे। अब ये उम्र जो है आपकी, वो पैसा बनाने की नहीं है, पैसा खर्च करने की है। क्योंकि जो आपने इतनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत से जो पैसा कमाया है, तो हम लोग कहते हैं कि अब जब बूढ़े हो जाएंगे तब खर्च करेंगे। तो कब खर्च करोगे? जब हॉस्पिटल में होगे। तो आपके पास यही टाइम है, आप इस टाइम को एंजॉय करें, अपने ऊपर खर्च करें, और बिल्कुल भी अपने ऊपर खर्च करने में बुरा इस चीज़ को बिल्कुल ना समझें कि लोग क्या कहेंगे। आई डोंट केयर अबाउट द पीपल, क्योंकि कोई भी लोग आपके दुख में या सुख में बांटने नहीं आते हैं, वो सिर्फ आपका तमाशबीनी होती है। जो पुराना गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मेरे लिए तो लोग हैं, मेरे माता पिता, मेरे बहन भाई, मेरे तो जो सर्कल है लोगों का, वो यहीं तक ख़त्म हो जाता है। उनका डिसीजन या उनकी सोच मेरे बारे में क्या है, वो ज़्यादा महत्व रखती है, बजाय इस चीज़ कि कोई पड़ोसी अगर मेरे बारे में क्या सोचता है, या कोई अनजान आदमी मेरे बारे में क्या बोलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी सरदार जी को देखो जी, इस उम्र में रंगीन कपड़े पहन के गाड़ी पे घूम रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं जी, क्यों कर रहे हैं जी। भाई मेरी अपनी खुशी है, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, कुछ भी करूँगा। हू द हेल आर यू टू आस्क मी। तो मैं तो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहा हूँ, और यही है, क्योंकि ज़िंदगी किस मोड़ पे ख़त्म हो जाए इसका किसी को नहीं पता। और कोरोना में अच्छी तरह से हम देख चुके हैं, लेकिन अकल हमें फिर भी नहीं आती है। जितना पल मिले उसे ठीक है ना? तो जितना पल आपको मिले, आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएँ। उसका जो आनंद है उस अपने तरीके से ज़िंदगी को जीने का, वो किसी चीज़ में नहीं है। धन्यवाद तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी इसी का तो नाम है।